स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello and welcome to Study IQ IAS. I'm Shekhar Chaudhary and I'll be taking the class for the Law and Order Administration that we have in Public Administration, and the topic would be focused on the state police. So there is a topic that the role of state and central agencies. In one of the state agency there is police, और पुलिस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैंने सब डिविजनल लेवल पे एज अ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट गजेटेड ऑफिसर की तरह काम किया है, तो मेरे बहुत सारे जो अनुभव हैं ग्राउंड पे काम करने के, उनको भी मैं आपको इस चैप्टर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, और हम बात करते हैं आज रोल एंड फंक्शंस ऑफ द पुलिस। सो पुलिस को देखते ही हमारे बहुत सारे लोगों के जहन में एक एंग्जाइटी आ जाती है या हम थोड़े टेंस्ड हो जाते हैं। सो वैसे यूपीएससी के थ्रू जो पुलिस सर्विसेज है उसमें जाना आप में से बहुत से लोगों का सपना हो सकता है, और जो पुलिस के प्रति हमारा ये नज़रिया है उसका एक हिस्टोरिकल कारण भी है। वैसे क्योंकि पुलिस का इस्तेमाल हमारी जो कॉलोनियल एपरेटस था, जो स्टेट थी, उसने ब्रुटैलिटी के लिए और पुलिस स्टेट की स्थापना के लिए करा था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रोल और फंक्शन क्या है पुलिस का हमारे आज के संदर्भ में। तो हम देखें प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। जो पब्लिक ऑर्डर है वहाँ पर अव्यवस्था ना फैले, वो सुचारू ढंग से चलता रहे, और साथ में क्राइम में कमी आए, क्राइम घटे, क्राइम बढ़े ना, उसका प्रिवेंशन करना भी पुलिस का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें, जो एक एक्ट पास किया गया था 1861 में, और उसके पीछे का अगर हम इतिहास देखें तो 1857 में कि बहुत बड़ा क्या हुआ था, एक म्यूटिनी हुई थी भारत में, और उस म्यूटिनी के बाद पुलिस व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो अंग्रेज़ी सत्ता है उसने ये सोचा था कि हमें एक पैन इंडिया के लिए पुलिस को नियंत्रण करने के लिए एक एक्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि यदि पुलिस अच्छी तरह नियंत्रण में रहेगी तो हम अपनी सत्ता को और आगे चला सकेंगे, अन्यथा हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। इसी संदर्भ में 1861 का पुलिस एक्ट आता है, और आज के विषय में अगर मैं बात करूं तो उसको कॉलोनियल हैंगओवर भी बोला जाता है। कॉलोनियल हैंगओवर है ये, क्यों है? क्योंकि आज तक भी पुलिस की जो हमारी स्टेट है, जिसको हम बोलते हैं इंडिया, और हमारा नेशन स्टेट इंडिया, और वो है बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, डेमोक्रेसी, और वो आज भी एक कानून के तहत चल रही है जो 1861 में आया, जो कि कॉलोनियल ओरिजिन का है, और जिसने पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश करी थी। वेलफेयर स्टेट उसका बिल्कुल भी पसंदीदा काम नहीं था। ये एक मुद्दा उठता रहता है, परंतु इस लेक्चर के संदर्भ में अगर हम देखें तो 1861 का जो पुलिस एक्ट आज भी मदरली एक्ट की तरह जो हमारे पुलिस अन्य विभिन्न राज्यों की पुलिस के लिए काम करता है, उसमें क्या जिम्मेदारी शुरू में ही दे दी गई थी, और आज भी इसे पढ़ा जाता है, इसे ही लागू कराया जाता है, और जुडिशियल फंक्शन भी इसी के अनुसार बहुत सारे चलते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला है टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ ऑफेंसेस एंड पब्लिक न्यूसेंस। कोई भी पब्लिक में न्यूसेंस ना हो, पब्लिक में ऐसी चीज़ें ना हो जिससे लोगों की ज़िंदगी में बाधा आए, साथ में कोई भी ऑफेंस ना हो, अपराध होने से पहले ही प्रिवेंट हो सके, ये एक पुलिस का काम है। तो जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसलिए पढ़ रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ये पूछते हैं कि पुलिस का रोल क्या है। तो उसको एड्रेस करने के लिए साथ में जीएस में भी इसका उपयोग किया जा सकता है कि क्या पुलिस के मेन फंक्शंस हैं। तो ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस। अब किसी ने अपराध कर दिया है, तो कोई अपराधी है, क्रिमिनल है, तो उसको जस्टिस को, उसको कैसे, जो हमारा एक सिस्टम है जस्टिस का, उसके सामने लाया जाए। कोई भी अपराधी है, पुलिस उसे पकड़ती है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करती है, चार्जशीट दाखिल करती है और जज साहब के सामने पेश करती है, तो वो काम है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग पब्लिक पीस। यदि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक पीस से रिलेटेड है वो अगर देखी जाए तो कलेक्ट करना पुलिस की जिम्मेदारी है, और पुलिस के अपने क्या होते हैं, कुछ इन्फॉर्मर्स होते हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, अगर आपने कभी सुना हो LIU, राज्य स्तरों पे ये होती हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं, जिनका कार्य ही ये है कि वो क्या करेंगे, ऐसे अपराधियों, ऐसे अवांछित तत्व जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनकी जानकारी रखते हैं। इसके अलावा एंड टू कीप ऑर्डर इन द पब्लिक प्लेसेस, कहीं पर भी डिसऑर्डरलीनेस ना रहे, कोई अनरूलिंग
नेस ना रहे, साथ में सारी गतिविधियां सुचारू ढंग से चलती रहें, ट्रैफिक अपने आप में मेंटेन रहे और कहीं पर भी लड़ाई झगड़े जैसी सिचुएशन ना बढ़े, छेड़खानी या किसी की विमेन की डिग्निटी के साथ कोई भी ऐसा अपराध घटित ना हो, इस सब के लिए कार्य करना पुलिस का महत्वपूर्ण अंग है। ये सब जो अब आ रहा है ये 1861 के एक कानून जो कि कॉलोनियल एरा का है, अंग्रेजी सत्ता से है, वो आ रहा है। आज भी ये कारगर है, लागू है। अब आगे बात करें, अकॉर्डिंग टू नेशनल पुलिस कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1977, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पुलिस आर। अब देखिए, ये जो नेशनल पुलिस कमीशन है ये भी एक ऐतिहासिक घटनाक्रम के संदर्भ में ही स्थापित हुआ। व्हाट हैपेंड, बेसिकली यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट इन 1975 देयर वाज इमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी जी। ये इमरजेंसी में बहुत सारे क्या हुए, एट्रोसिटीज हुई, बहुत सारे अपराध घटित हुए और बहुत सारे जिसे हम कहेंगे पुलिस प्रशासन के तंत्र ने बहुत सारे लोगों के राइट्स का हनन कर लिया। तो राइट्स वर कॉम्प्रोमाइज्ड, so rights of people were compromised and people were jailed on large extent, people were jailed and their the right to life was compromised। तो पुलिस ने बड़ा ही एक तरीके से सत्ता में होते हुए जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसकी तरफ झुकाव रखा और साथ में पुलिस ने अपना कार्य ऐसे किया जो कि दमनकारी था, जो कि एट्रोसिटी से भरा था। उसी के संदर्भ में ये नेशनल पुलिस कमीशन आता है और इसकी जांच पुलिस को एक ऐसा पुलिस महकमा बनाने की कोशिश करी जाती है जो कि क्या है, एक इनकम्पासिंग है और बहुत ज़्यादा लोगों पे अत्याचार नहीं करता है या अत्याचार जो होते आए हैं उसको कैसे कम कर सकता है। सो जब ये दोबारा से नेशनल पुलिस कमीशन गठन करके पुलिस की चीज़ों को ओवरऑल रिव्यू करा गया तो वहाँ पर भी नेशनल पुलिस कमीशन ने भी कुछ अपनी क्या रखी, जिम्मेदारियां रखी आगे कि पुलिस को ये करना है, उनके कर्तव्य उनके कार्य को रखा। सो यू सी कि लार्जली चीज़ सेम ही है, कुछ दायरे बढ़ाए गए हैं। 1861 में जो एक्ट आया था, मदर एक्ट जिसे हम बोल सकते हैं, वहाँ पर सत्ता एक जो हम कह सकते हैं कि विदेशी शक्तियों के पास थी, राइट। अब सत्ता हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के बाद हमारे पास आ गई, परंतु पुलिस नहीं बदली है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमोट एंड प्रिजर्व पब्लिक ऑर्डर, जो पब्लिक ऑर्डर है वो बना रहे, डिसऑर्डरलीनेस ना हो समाज में, अपराध घटित ना हो, हंगामा ना हो, तोड़फोड़ ना हो, ये सुनिश्चित करना है। क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई भी क्राइम घटित होता है, क्राइम आप जानते हैं बहुत तरीके के हो सकते हैं, मर्डर हो सकते हैं, रेप हो सकते हैं, डकैती हो सकती है और इसके अलावा राइट्स हो सकते हैं। ऐसे जितने भी अपराध घटित हो रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि अब किसी भी सोसाइटी में अपराध ना हो ऐसा तो होना संभव नहीं है। कोई भी सोसाइटी, आइडियलिस्टिक स्टेट में भी अपराध होंगे ही होंगे, क्योंकि लोग कुछ ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं जो आपराधिक माइंडसेट के हैं, वो अपराध करेंगे ही। इसके अलावा अगर हम देखा जाए, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन दैट आर लाइकली टू रिजल्ट इन कमीशन ऑफ क्राइम्स, ये भी पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यहाँ पर एक आप फोटो देख रहे हैं, ये कश्मीर के कुपवाड़ा की फोटो है। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे, बूढ़े और जवान, लड़कियाँ और लड़के हाथों में हैं पत्थर और मारने चाह रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति, ये स्थिति कश्मीर में बहुत समय तक बनी रही है और आप देखेंगे तो पाएंगे कि यही स्थिति आज कुछ कम हो गई है जब से हमने 370 आर्टिकल को क्या किया है, डाइल्यूट कर दिया है। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं, परंतु इस कंटेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि यदि इन लोगों को ना रोका जाए तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है क्या और सिचुएशन, और अगर इन लोगों को पत्थरबाजी से ना रोका जाए तो आगे चल के क्या हो सकता है, ये तब्दील हो सकता है पूरे के पूरे फुल फ्लेजेड राइट्स में, एंड दैट वुड बी अ इवन बिगर प्रॉब्लम। तो ऐसी स्थितियों को भांपकर पुलिस क्या करती है, अपने कंटिजेंसी मेजर्स लेती है। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आज कल भी देख रहे होंगे, धारा 144 लगा दी जाती है, ठीक है। तो सीआरपीसी में एक धारा है 144 जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चाहे वो डीएम हो और लेके नायब तहसीलदार तक, डीएम, एसडीएम, एडीएम, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, इन सबको अधिकार होता है कि किसी भी क्षेत्र में ऐसी स्थिति आ सकती है जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के चांसेस हो, वहां पर 144 का उपयोग किया जा सकता है।
सो मैंने सब डिवीजन लेवल में काम करते हुए कभी स्वयं तो 144 नहीं लगाई, परंतु 144 धारा जब लगती है उसके अंदर काम जरूर किया है। सामान्य तौर पे अगर आप देखेंगे धारा 144 लागू होने पे कोई भी जन सामान्य की गतिविधियां रुकती नहीं है। देयर इज नो इश्यूज विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, बट दिस इज यूज्ड एज अ कंटिजेंसी मेजर। अगर कोई भी दिक्कत हुई, जैसे कहीं पर इलेक्शन हो रहे हैं या कहीं पर एग्जाम संपन्न हो रहे हैं, तो पुलिस धारा 144 लगा देती है, प्रशासन 144 धारा लगा देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आप समझ ही गए होंगे, जैसे मैंने बताया, प्रमोट प्रिजर्व पब्लिक ऑर्डर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम और आइडेंटिफाई प्रॉब्लम और उनको बड़ा ना होने देना, यही पुलिस का कार्य है। इसके अलावा पुलिस के क्या कार्य हैं? पुलिस के और कार्य हैं कि प्रिवेंटिव पेट्रोल करे और कुछ और पुलिस के मेजर्स होने चाहिए, कुछ और भी ये क्या करे, अपनी गतिविधियां करे और साथ में प्रिवेंटिव मेजर्स ले पुलिस। प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे लिए जा सकते हैं पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा प्रिवेंटिव मेजर्स का एक तो मैंने धारा 144 आपको बता दिया। इसके अलावा कि कमीशन ऑफ क्राइम होने से पहले ही, जैसे अभी अगर आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ ही रहे होंगे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी छात्र या छात्रा, एनी स्टूडेंट हु इज सीरियस अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डू रिमेंबर इट इज मोर ऑफ अ पेपर ऑफ करंट अफेयर्स, right? You will study all the things in detail over here in public administration, but everything is linked to the current affairs. So whatever happens on the ground has to be incorporated in your preparation, and you have to live like a bureaucrat, because this is ultimately a paper which is about the bureaucracy, right? And you all want to be bureaucrats. So live a life that and read newspapers. So for an example, in recent times you must have seen कि जुलूस होते हैं या पब्लिक प्रोसेशंस होती हैं, रैलीज होती हैं, यू मस्ट हैव सीन रैलीज होती हैं। और अभी थोड़े दिन पहले ही रामनवमी के जुलूस पे पथराव हो गए और वहाँ स्लोगनिंग हो गई, लोगों ने एक दूसरे की कम्युनिटी के खिलाफ क्या कर दिया, आवाज़ कर दी और नारे लगा दिए। दैट टर्न इनटू अ अगली राइट सिचुएशन वी आर studying, and the reports are coming from the various states, जहाँ पर वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो या अन्य राज्य, वहाँ पर ऐसे राइट हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे बहुत ही बड़ा ऐसा दंगा दिल्ली में पिछले वर्ष जहांगीरपुरी में संपन्न हुआ था और पूरा कई दिन तक ये मुद्दा चलता रहा। इन चीज़ों को अगर पुलिस को कम करना है तो पुलिस क्या कर सकती है? प्रिवेंटिव पेट्रोल करती है ऐसी जगह पर पुलिस। आप अगर देख पा रहे हैं आज भी पंजाब में जो स्थिति है, वहां पर फ्लैग मार्च, एक आपने चीज सुनी होगी, फ्लैग मार्च। तो पुलिस क्या करती है, लार्ज कंटिंजेंट में किसी जगह से गुजरती है हथियारों के साथ और राइट प्रिवेंशन गियर्स के साथ, पूरी एक यूनिट गुजरती है। वहां पर लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि रूल किसका है, लॉ का चल रहा है, रूल ऑफ लॉ इज रूलिंग rather than the people who are creating a problem, they do not rule, we rule. So ये ऐसी जो चीज़ें हैं वो पुलिस कार्य करने का प्रयास करती है। ये भी एक ड्यूटी है जो कि 1977 नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा पुलिस को दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एड और कोऑपरेट करना विद रेलेवेंट अदर एजेंसीज इन इम्प्लीमेंटिंग एप्रोप्रिएट मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। सो बहुत सारे जो क्राइम है वो केवल और केवल they are only not limited to state or a district, they are intrastate and also many a time international crime, right? international crime भी होते हैं। तो हम बात करें इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, इंटरनेशनल क्राइम्स भी हो रहे हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं हाइब्रिड वॉरफेयर भी हो रहा है। उसका क्या मतलब है? यू डू नॉट नीड टू बी इन समबडी एल्सेज टेरिटरी, यू कैन क्रिएट ट्रबल जस्ट बाय ट्वीट्स, just by using internet, social media, or just by manipulating the news or sending the distorted news. So in India particularly, some of the neighbors are always busy in creating those problems, particularly if you see the riots and the turmoil that emerges out of any social tension in between the majority community and the minority community over here in India. That starts with our western neighbor Pakistan. तो उस समय पे हमें ये देखना है कि किस तरीके से जो पुलिस है, स्टेट की एजेंसी है, वो सेंट्रल में आपके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मदद कर सकती है, करेगी ही, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कदम ताल करके चलेंगे। इसके अलावा भी जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वहाँ पर भी
क्या करेगी, पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इन सब का डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी एक क्या होता है, इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म होता है चीज़ों को सॉल्व करने का। तो एप्रोप्रिएट मेजर्स लेने की बात करी गई है विद अदर रेलेवेंट एजेंसीज, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे वो सीबीआई हो, या फिर आपकी अन्य कोई एजेंसी हो जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके बारे में भी आप लगातार न्यूज़ पढ़ ही रहे होंगे। यहाँ पर दो चित्रों के माध्यम से बाय टू pics I want to explain something which happens on the ground. So what is this happening? This is something that we call night patrol, preventing patrol. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ एक आपको स्पष्ट नहीं देख रहा होगा कितने यहाँ पर स्टार हैं, पर ये एसएचओ महोदय हैं, साथ में ये उत्तर प्रदेश पुलिस की एक गाड़ी है और यहाँ पर अन्य कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स खड़े हुए हैं। ये रात को किसी हाईवे पे हैं, आप देख पा रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो ऐसी नाइट पेट्रोलिंग क्यों करी जाती है, ताकि बहुत सारा लिटरेचर उपलब्ध है कि क्या नाइट पेट्रोलिंग की आवाज़ सुन के या इसकी चमक देख के अपराधी भाग जाते हैं। जी हाँ, ऐसा है कि ये प्रिवेंशन में मदद करता है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर्स टेकन बाय द पुलिस टू स्टॉप और रिड्यूस द क्राइम्स, टू प्रिवेंट द क्राइम फ्रॉम हैपनिंग। अब आप यहां पर देखें, इसके अलावा यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बैरिकेडिंग हो रही है। सो बैरिकेडिंग जो है वो क्या प्रिवेंट कर रही है, किसी भी मूवमेंट को रोका जा सकता है। कोई भी ऐसा मुद्दा है जहां पर कि कोई दिक्कत भरी चीज आ सकती है, सो एट दोज प्लेसेस यू व्हाट यू सी देयर आर बैरिकेडिंग। सो बैरिकेडिंग इज अ मैसेज बाय द पुलिस फोर्स दैट you are not supposed to be in the area which we are preventing you from being, and your presence may create a more problem, so we are barricading you। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर पुलिस इस व्यक्ति को जाने से रोक रही है। अब रोक रही है तो उसका उद्देश्य यही है कि इसके पार नहीं जाना है। तो यहाँ पर आपको बाउंड्री दिख रही है, बेंगलुरु सिटी ट्रैफिक का एक क्या है ऑफिस एक आपको दिख रहा है। और ये जो पुलिस करना चाह रही है वो ये इसलिए करना चाह रही है क्योंकि पुलिस का फंक्शन ये है कि क्रिएट प्रॉब्लम हो, उससे ही पहले आप क्या कर लें, उसको बचा लें। ठीक है, तो यहाँ पर असेंबली की तरफ कुछ लोग कूच करने वाले थे इस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम में, और यहाँ पर पुलिस ने बचा लिया। तो ये मैंने आपको बताया कि नेशनल पुलिस कमीशन के अनुसार जो पुलिस की जिम्मेदारियां हैं उसमें पुलिस कैसे मौजूद रह के मौके पे चीज़ों को प्रभावित करती है। तो जो आपका टॉपिक है कि द वर्किंग एंड the working of the state and national agencies, right, in prevention of crime or in policing or in law and order maintenance, उसी में पुलिस का बड़ा भी महत्वपूर्ण योगदान है। और पुलिस प्रशासन के बारे में हम जब बात करते हैं तो केवल पुलिस एज एन एजेंसी नहीं, पुलिस में क्या प्रॉब्लम है, कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है, रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, ये भी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में और आगे भी। जैसे अगर आप लगातार न्यूज़पेपर देख रहे हैं तो आपने कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में सुना होगा, या फिर आपने ज़रूर सुना होगा प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, या फिर टूरिज्म पुलिस क्या है। ऐसी नई जो चेंजेस हो रहे हैं समाज में वो डेफिनेटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट के टॉपिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो लगातार न्यूज़पेपर्स पे नज़र रखना और प्रशासन में और पुलिस में क्या घटित हो रहा है वो आपके लिए एक क्या हो सकता है, प्रोबेबल मेंस का क्वेश्चन हो सकता है। दैट इज़ वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी मच लिंक टू द करंट अफेयर्स। इसके अलावा नेशनल पुलिस कमीशन ने क्या कहा, एड इंडिविजुअल हु आर इन डेंजर ऑफ फिजिकल हार्म। ऐसी भी क्या करना है, पुलिस का ये रोल है। पुलिस का रोल केवल और केवल क्राइम को बचाना नहीं है, प्रिवेंशन नहीं है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब हम कंपेयर करेंगे अगर 1861 के एक्ट में, पुलिस एक्ट ऑफ 1861 की बात करें, या फिर हम नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा जो दी गई जिम्मेदारियों की बात करें, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है कि पुलिस ये थी एक पुलिस स्टेट बनाने के लिए, कि ऐसा स्टेट जहाँ पुलिस का राज होगा पर वो क्या करेगा, दमनकारी होगा, वो रिप्रेसिव होगा, वो ऑपरेसिव होगा। ठीक है, वो ऑपरेसिव की तरह काम करेगा, ऑपरेशन करेगा। पर यहाँ पर हम जो पुलिस है वो हम बनाने का कार्य कर रहे हैं, पुलिस विच इज फ्रेंडली and it is a welfare state. Now India is a welfare state, right? तो पुलिस के फंक्शन अपने आप क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। एड इंडिविजुअल हु आर इन डेंजर ऑफ फिजिकल हार्म, तो कोई भी व्यक्ति यदि वो ऐसी घटना
के सामने है जो कि उसके लिए क्या हो सकती है, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, वहाँ पर पुलिस का काम है। 4 लोगों ने किसी को घेर लिया है, कोई विमेन को अब्यूज़ कर रहे हैं, या फिर दे आर ट्राइंग टू डू सम कास्ट वायलेंस, ऑल दीज थिंग्स वुड बी टेकन केयर बाय द पुलिस and create and maintain a feeling of security among the community, in the community. So अगर हम ये देखें, कोई भी मॉडर्न स्टेट cannot work without a good law and order situation. Modern state cannot work without proper law and order. There is a quote by Dr. Ambedkar that law and order is the function of the state, and whenever there is a problem, the medicine must be administered. This is the saying of Dr. Ambedkar. So you see over here, so to create maintenance of feeling security in the community, इससे क्या होगा? इससे ये होगा, if there are some people who have business, some people, imagine, some people are hoteliers, some people are owning restaurant, others are into business of schools, university, there are people going into fair and bazaars, and if there would be lack of law and order and if there would be feeling of insecurity, लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे दुकानें, आपने ये देखा होगा। और जब लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ऐसा हमने देखा 1990s में बिहार में हुआ, वहाँ से लोग डॉक्टर, इंजीनियर सब छोड़ के भागने लगे, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट आई जिसने कहीं हद तक वो फेल हो गई लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने में। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिलता था, बशर्ते रिसेंट टाइम्स में वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बेहतर महसूस होता हुआ लग रहा है। सो फैसिलिटेट, ये भी करना है पुलिस का फंक्शन, टू फैसिलिटेट ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब जो चेंजेस हो रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, वो ट्रेंड क्या है, एआई का यूज़ करा जा रहा है और ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा कंप्यूटर्स का, आईटी का यूज़ करा जा रहा है, कैमरे का यूज़ करा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरास का यूज़ करा जा रहा है। इसके अलावा आपने अगर सुना होगा स्मार्ट पुलिसिंग, सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, स्मार्ट पुलिसिंग, वन नेशन वन पुलिस, ये क्या है, रीसेंट ट्रेंड्स हैं और इनको आप ग्राउंड पे होता हुआ कैसे देख रहे हैं। देखिए टेक का यूज़ पुलिस में, यहाँ पर एक ये हेडक्वार्टर्स है जहाँ पर ट्रैफिक की मूवमेंट को देखा जा रहा है। तो यहाँ पर एक फीमेल पुलिस कर्मी बैठी हैं और ये हर जगह पर होने वाले ट्रैफिक के मूवमेंट को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहीं से ट्रैफिक मैनेजमेंट हो रहा है। और ये कैमरास लगे हुए हैं साथ में। रीसेंट टाइम्स में ड्रोन का यूज़ बहुत हद तक बढ़ा है पुलिस में और हम देख रहे हैं ऐसी और टेक्नोलॉजीज़ का भी, particularly in some of the incident that happened recently, in recent 1 or 2 years, drone technology has been a very helpful tool for police to prevent riots. जैसे जहांगीरपुरी जो दिल्ली में राइट्स हुए थे पिछले 1 साल पहले रामनवमी पे, उनमें जब ड्रोन्स को उड़ाया गया तो देखा गया कि लोगों ने अपनी छतों पे बहुत ज़्यादा संख्या में हाथ में ईंट और पत्थर इकट्ठे कर रखे थे हाथों में मारने के लिए। तो जब भी ऐसा अब कोई फ्लैग मार्च होता है तो पुलिस क्या करती है, ड्रोन के थ्रू ये चीज़ संभव करा लेती है। यहाँ पर एक ट्रैफिक मैनेजमेंट हो रहा है ड्रोन के माध्यम से, राइट। So this is a drone which is seeing where traffic is working and where there is some problem occurring, and these people are observing that in the traffic headquarters of traffic control, and this is how the police is using new technology to tackle the crime, to prevent the crime and to secure the places and to increase the feeling of security among the common people, which is very necessary for the modern state to function. Imagine, why would somebody invest in India if there would be occurring of riots on daily basis? Nobody would like to do that, right? And we need lot of FDI. हमें बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, उसके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अगर हम आगे बात करें इसमें, तो ये तो आप कुछ चीज़ें हैं जो नेशनल पुलिस कमीशन कह रही है। और क्या है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, प्रमोट एमिटी, भाईचारे की भावना को बढ़ाना, ये भी पुलिस का काम है, क्योंकि पुलिस केवल अब स्टेट वाली पुलिस नहीं रह गई है, वेलफेयर स्टेट वाली पुलिस रह गई है, डेमोक्रेटिक उसके फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो हो रहा है ग्राउंड पे भी ऐसा ही होता है। ऐसी पीस मीटिंग्स में मैंने खुद हिस्सेदारी करी है सब डिविजनल लेवल पे, और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कारगर तरीका है जिसके थ्रू क्या होता है, आपका ये संपन्न हो पाता है।
चीज़ें संपन्न हो पाती हैं, राइट जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो क्या है, काउंसिल एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट एमिटी। सो ये है पीस कमेटी की मीटिंग। तो पीस कमेटी क्या होती है? पीस कमेटी बेसिकली एक तरीका निकाला है पुलिस ने कि जहाँ पर यू सी कॉमन पीपल ओवर देयर, somebody from the Muslim community is there, others community are sitting over here, and there is a meeting. Some big officer, IAS of IPS officer is there. Basically, it is a meeting of Jahangirpuri only, and you see DCP over here. These are the IPS officers where there is commissionerate system. Instead of superintendent of police, they are called DCP. Deputy Commissioner, IPS officer, IPS officer, IPS officer. They are other officers, and inspector and sub-inspector and constables are here. This is an area where people are sitting under the tent, and what must be the discussion कि कैसे हमें अपने क्षेत्र को, कैसे अपने मोहल्लों को क्या करे रखना है, शांति प्रिय बनाए रखना है। कोई भी अनटूवर्ड घटना होती है तो उसमें पार्टिसिपेट ना करके आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है। प्रशासन और पुलिस मुस्तैद है ये काम, ठीक है। तो प्रमोट एमिटी ये कर रहे हैं, ये पुलिस का मॉडर्न स्टेट में काम है। इसके अलावा एप्रोप्रिएट सर्विस देना और रिलीफ देना लोगों को, अगर वो डिस्ट्रेस सिचुएशन में हो, फंस गए हैं कहीं पर ऐसी स्थिति हो गई है जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे अगर कहीं टूरिस्ट फंस गए हैं, वहाँ भी पुलिस प्रशासन और भी SDRF NDRF जाते हैं उनको बचाने। और साथ में जैसे यहाँ पर एक उत्तराखंड का एक सीन है, वहाँ पर लोकल पुलिस क्या कर रही है, लोगों को फ्लड्स में हेल्प कर रही है। सो ऐसे चीज़ें आप रोज़ देखते हैं। पहले की पुलिस और अब की पुलिस में ये डिफरेंस है, ठीक है, जिसके थ्रू पुलिस प्रशासन क्या करता है, लोगों के साथ संवाद बनाने की कोशिश करता है। आपके टॉपिक, आपके चैप्टर में ही कम्युनिटी पुलिसिंग भी क्या है, एक टॉपिक है जो कि अपने आप में कम्युनिटी की जो कॉलेजियलिटी है उसका यूज़ करके पुलिस कैसे बेटर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बरकरार रख सकती है, इसमें प्रयासरत रहता है। अब हम यहाँ पर आपको हमने दो चित्रों के माध्यम से बताया, विद द पिक्स वी हैव बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ द पुलिस is changing and what National Police Commission expected Indian police to be. Has it totally changed? Has the expectation totally met? No, there are a lot of problem areas in police that we still have, and we will be definitely studying it further in this lecture. अभी हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस और पब्लिक पीस और क्राइम, जहाँ पर हो सकता है ड्रग्स का इशू है, अल्कोहलिज्म का इशू है, जहाँ पर पॉकेट मार, ऐसे लोग बहुत सारे इकट्ठे हो सकते हैं, मेला ड्यूटी है और ट्रैफिक की व्यवस्था, इन सब में भी पुलिस कार्य करती है। तो लॉ एंड ऑर्डर से लेके और जो ह्यूमन फेस है पुलिस का, वो आपको अभी तक नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा सुझाया गया रोल में आपको देखने को मिला। अब अगर हम पुलिस की स्थिति की बात करें, सेंटर, स्टेट, रीजनल लेवल पे कैसे काम करती है, तो पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। आर्टिकल 246 की एंट्री 2 में, लिस्ट 2 में, ठीक है, ये लिस्ट 2 में जो पुलिस है 7 शेड्यूल में एक पुलिस स्टेट सब्जेक्ट के रूप में दर्ज है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देयरफॉर इज अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट राज्यों की जिम्मेदारी है। केंद्र में भी पुलिस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, परंतु वो क्या हैं, स्टेट की गवर्नमेंट की जो पुलिस है उसको असिस्ट करने के लिए हैं। वो डेली के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, FIR दर्ज करने, ये उनका काम नहीं है। जैसे BSF है, वो राजस्थान बॉर्डर, साथ में त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर पर मुस्तैदी से साथ तैनात है। ITBP है, वो तिब्बत और भारत के बॉर्डर पे तैनात है। वे अन्य सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, उनका भी अपना अपना दायरा है। तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वेयर एवर रिक्वायर्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एड एंड असिस्टेंट टू द स्टेट्स। जैसे यदि आप देखेंगे, जब भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज मूव ऑन होती हैं। CRPF जा सकती है, इसके साथ SSB जा सकती है, सशस्त्र सीमा बल, ITBP जा सकती है, और वहाँ पर जो बूथ होते हैं उनकी सिक्योरिटी, साथ में जो EVMs हैं उनकी सिक्योरिटी में मदद करती है। कोई भी दंगे होते हैं, रिसेंटली न्यूज़ आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये सोच रही है, कंटेम्पलेट कर रही है कि जहाँ पर भी रिसेंटली अगर दंगे हुए हैं रामनवमी पे, तो क्या करा जाए, वहाँ पर एक तरीके से असिस्टेंट प्रोवाइड करा जाए।
at the state level the police administration is more or less uniform throughout the country. स्टेट लेवल पे आप देखेंगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग पुलिस नाम से है, आंध्र प्रदेश पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ऐसी पुलिस आपको बहुत जगह मिलेगी। परंतु राज्य स्तर पे पुलिस को कंट्रोल करने के लिए जो एक व्यवस्था है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, जो कि लार्जली होम का दायरा भी चीफ मिनिस्टर ही निभाते हैं स्टेट्स में, पुलिस को सुपरविजरी काम और फंक्शन के लिए रखते हैं। होम डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइजर द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट। तो होम डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर के अंदर ज़्यादातर पुलिस देखने को मिलती है स्टेट्स में, और अलग अलग पुलिस की अलग अलग व्यवस्था है। ये जो कंट्रोल है लगभग सेम है, और कहीं कहीं पर स्टेट लॉज भी होते हैं, वो पुलिस को ज़्यादा पावर दे सकते हैं या कम पावर दे सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल बिहार और गुजरात में जो आप देखते हैं कि लिकर जो है वो है प्रोहिबिटेड है, लिकर अल्कोहल प्रोहिबिटेड है, तो वहाँ का जो स्टेट लॉ कहता है पुलिस को ये पावर देता है कि आप क्या करें, लोगों को गिरफ्तार कर लें, अरेस्ट कर लें। ऐसा दिल्ली में नहीं है, ऐसा हरियाणा में नहीं है, यूपी में, हरियाणा में या दिल्ली में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो कुछ चीज़ें स्टेट टू स्टेट पुलिस की पावर भी वैरी हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, पर लार्जली पुलिस होम डिपार्टमेंट में ही काम करती है और उसकी हायरार्की भी लगभग हर स्टेट में सेम है। बाय द वे, जब मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है, तो आप सब लोगों को, अगर आप तैयारी में व्यस्त हैं तो सुना होगा वन नेशन वन पुलिस की बात रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर महोदय ने भी कही। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये नहीं है कि सारी पुलिस को एक जैसा कर दिया जाए, उसका मेन मतलब था यूनिफॉर्म से भी, दिखने में भी पुलिस क्या हो, एक जैसी हो, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य टूरिस्ट जो आते हैं उनको दिक्कत ना हो और लोग समझ पाएं। अब आगे हम बात करते हैं कि पुलिस का जो अभी हम इस लेक्चर के माध्यम से जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्टेट के लेवल पे पुलिस कैसे काम करती है। तो स्टेट और नेशनल एजेंसीज का क्या रोल है भारत में लॉ एंड ऑर्डर में, ये टॉपिक के अंदर स्टेट पुलिस का क्या रोल है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं इन डेप्थ, और उसमें क्या समस्याएं हैं ये भी देखेंगे। तो लार्जली अगर देखें तो जो लोग आप में से आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हैं या आईएएस अधिकारी भी बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बड़ा ही एक समझने का तरीका बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं लार्जली आईपीएस अधिकारी के अंदर फंक्शनल जो उन कंट्रोल है वो पुलिस का है, परंतु जो हमारा शासन है इवन 1861 का पुलिस एक्ट भी ये कहता है कि आईपीएस ऑफिसर हैज़ टू ऑल्सो in a way report to IAS officer and overall control of the police remains with the IAS officer, internal function of the police remains with the IPS officer। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर एक पुलिस महानिदेशालय है, महानिदेशक बैठे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तराखंड का मुख्यालय है। ज़्यादातर मुख्यालय आपको ऐसे ही दिखाई देंगे, वहाँ पर स्टेट पुलिस का आपको झंडा भी दिखाई देगा, साथ में नेशनल झंडा भी दिखाई देगा, और यहाँ पर भारत का शेरों वाला स्तंभ भी दिखाई दे रहा है, राइट। और यहाँ पर आप देखें कि कैसी व्यवस्था होती है, जो हायरार्की कैसी है। अब ब्यूरोक्रेसी की जब भी हम पढ़ाई करते हैं या ब्यूरोक्रेसी को एज ए बॉडी देखते हैं, वहाँ पर हायरार्की अपने आप आई जाती है। अब देखिए जरा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हेड ऑफ द पुलिस इन द स्टेट पुलिस फोर्स, यहाँ पर डीजीपी होते हैं, एक सबसे बड़े अधिकारी पुलिस में, सबसे बड़े आईपीएस ऑफिसर किसी भी एक स्टेट में। उसके नीचे आप देख रहे हैं एडिशनल एडीजीपी, एडीजी। सो ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वीआईपी, ऐसे जेल्स, अलग अलग चीज़ों के लिए एडिशनल होते हैं डीजीपी की मदद करने के लिए। उसके नीचे आप देखेंगे हेड जोन्स। तो जोन और रेंज क्या है? ये एक तरीके से जो जोन बड़ा एक एरिया है, हम मान सकते हैं कि जोन ये बड़ा एरिया है, इसके अंदर कई रेंज हो सकते हैं, और रेंज के अंदर होता है डिस्ट्रिक्ट। ये है डिस्ट्रिक्ट, ये है रेंज, और ये है जोन, और इसके चारों ओर है स्टेट। ठीक है, तो आप देखिए कि जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, आईजी, वो हेड जोन होते हैं। डेप्यूटी आईजी, जो डीआईजी बोलते हैं हम, वो हेड रेंज होते हैं। एक रेंज में कई सारे जिले हो सकते हैं, एक रेंज के अंदर कई सारे जिले डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, कई सारे आईपीएस ऑफिसर, एसएसपी एक रेंज के अंदर होंगे।
उससे नीचे है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी, जो डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं हेडक्वार्टर्स में। एसपी हेड्स पुलिस डिस्ट्रिक्ट, और लार्ज डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी देखने को मिलेंगे, सीनियर सुपरिटेंडेंट। वैसे लार्जली हर स्टेट में कई एसपी भी होंगे एसएसपी के नीचे। एसएसपी ट्रैफिक हो सकते हैं, एसएसपी लॉ एंड ऑर्डर हो सकते हैं, एसपी ट्रैफिक, एसपी लॉ एंड ऑर्डर, और एक एसएसपी जो आईपीएस अधिकारी, पुलिस की पूरी व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने वाले। एडिशनल एसपी हो सकते हैं जो शुरू में आप जब आईपीएस अधिकारी बन के जाते हैं, जो शुरू की पोस्टिंग होती है वो एएसपी के ही पद पे होती है। और यहीं पर अगर हम बात करें जो कि सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न का मतलब है जो तहसील होती हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट इज़ अ बिगर यूनिट, देयर आर मोस्टली 4 to 6 तहसील, मोस्टली इट में वेरी 7-8 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं, पर 4, 6, 7 ऐसी तहसील होती हैं जो सब डिवीज़न, यहाँ पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम बैठते हैं, उन्हीं के समकक्ष पैरेलल टू हिम ओनली और हर ओनली इज असिस्टेंट डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सो डीएसपी जो देखते हैं, या असिस्टेंट एएसपी भी बोल रहते हैं इसे, और ये भी बैठते होते हैं। इसके नीचे तो ये ऑफिसर्स जो हैं भारत की पुलिस में ओनली 1% ऑफ द रैंक हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ तक। अब ये अपर सबऑर्डिनेट आ गए। अपर सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है? इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो हेड पुलिस स्टेशन में देखने को मिलेगा आपको। और इंस्पेक्टर ज़्यादातर, अगर आपने ये वर्ड सुना है कोतवाली, जो हिंदी भाषी राज्यों से हैं वहाँ पर कोतवाली इज़ अ वर्ड विच इंस्पेक्टर का थाना में देखने को मिलता है। सब इंस्पेक्टर एसएचओ जो होते हैं वो भी थानेदार होते हैं, एसएचओ भी। और यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको बिल्कुल लोअर सबऑर्डिनेट में आपके हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल देखने को मिलते हैं। अब आप ये देखेंगे कि एक भारत की दिक्कत ये है कि 86% ऑफ द टोटल पुलिस स्ट्रेंथ जो है हमारी कांस्टेबल और आपकी हेड कांस्टेबल में है। तो हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर क्या है? कमी है, और यहाँ पर ओवर रिप्रेजेंटेशन है। और जैसे जैसे अब क्या हो रहा है, चेंज, नेचर ऑफ क्राइम चेंज हो रहे हैं, पुलिस का भी काम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और इस संदर्भ में इन दैट केस वी आर सीइंग दैट वी आर हैविंग प्रॉब्लम बिकॉज वी डू नॉट हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स हु आर केपेबल ऑफ डीलिंग विद द क्राइम दैट वी आर सीइंग। फॉर एन एग्जाम्पल, आप देख पा रहे हैं कि आपको जानकारी होगी ही, आपने सुना होगा, जामतारा एक जगह है जो मध्य भारत में झारखंड के इलाके में, और वहाँ से क्या होता है, एक पूरा का पूरा नेटवर्क है जो लोगों की साइफनिंग ऑफ कर लेता है पैसे को। ऐसी जो समस्याएं हैं वो जो ओल्ड ट्रेडिशनल पुलिस मेथड हैं उससे होना संभव नहीं है सॉल्व। तो अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं? चेंजेस ये आ रहे हैं कि पुलिस भी क्या कर रही है, आईटी इनेबल्ड लोगों का रिक्रूटमेंट कर रही है और साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही है अपनी फोर्स में, ताकि वो इन कैपेसिटी बिल्डिंग, ताकि वो नए जो चैलेंजेस हैं उनको क्या कर सके, फेस कर सके। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है, जैसे हायरार्की होती है पुलिस की, इसी तरह आपको हर राज्य में देखने को मिलेगी लगभग। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, डीजीपी जो हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उनके अंदर बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ये समझने के लिए आवश्यक है, जैसे ट्रैफिक का डायरेक्टोरेट, ट्रेनिंग का डायरेक्टोरेट, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, इसके अलावा पुलिस हेडक्वार्टर, सिक्योरिटी, फायर सर्विसेज, सीआईडी, डीजीपी हेडक्वार्टर। इनके नीचे कार्मिक विभाग जो लॉज बनाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर विभाग, ये एचआर फंक्शन को करते हैं, एडमिन क्राइम स्टैब्लिशमेंट, फिर पब्लिक ग्रीवियंस, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ऐसी आपने टर्म सुने होंगे। तो ये लॉ एंड ऑर्डर में आप स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एससीआरबी आप देख रहे हैं। तो ये सब कहाँ पर हैं? ये सब डीजीपी के अंदर हैं, ठीक है। सो ये उत्तर प्रदेश के एक मैप है जहाँ से मैंने लिया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस की मैपिंग करी गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डीजीपी के अंदर आपके क्या है, टोटल 8 जोन हैं, 18 रेंजेस हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, फॉरेंसिक साइंस लैब है, कंप्यूटर है, टेक्निकल डिवीजन भी है, कमिश्नरेट सिस्टम भी है, प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी भी है, टेलीकॉम भी है। तो ये आपको यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस व्हेन वी सी इज़ नॉट जस्ट अ मोनोलिथ,
उसके अंदर भी बहुत सारे क्या है, सब यूनिट्स हैं, और ये सब यूनिट्स जो कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग है पुलिसिंग की, उसमें पुलिस को मदद करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें आगे बढ़ने की, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर्स जो अभी आपने देखा वो क्या है। तो यहाँ के एक आपको पिक दिखाई दे रही है, और यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े बैठे हैं, और ये जो व्यक्ति हैं ये पहले पुलिस कमिश्नर हैं, जो हेड हैं दिल्ली पुलिस के पहले हेड हैं। ये एक क्या लगी हुई है, चित्र लगी हुई है, और ये कहाँ पर हैं, अमित शाह जी होम मिनिस्टर के तौर पे पुलिस मुख्यालय में गए हुए हैं। नया पुलिस मुख्यालय दिल्ली पुलिस का बना वहाँ पर। तो अब ये पुलिस मुख्यालय होता क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ पुलिस है क्या? देखिए, हेडक्वार्टर्स ऑफ पुलिस का मतलब है कि वहाँ से सारी की सारी शक्तियाँ क्या हैं, सेंट्रलाइज्ड हैं, और वहीं से उन शक्तियों का विभाजन होता है, वहीं से वो विकेंद्रीकरण होता है। डिसेंट्रलाइजेशन हैपन्स फ्रॉम देयर। So each state has a police headquarter at the apex. So we have already seen in this pic. We have seen over here, right? Heads the police force, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशालय। उत्तराखंड का एग्जाम्पल हमने ले लिया, ऐसी दिल्ली पुलिस की हम बात कर रहे हैं। सो ये होता क्या है, यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ सेवरल स्पेशलाइज्ड पुलिस डिपार्टमेंट विच लुक आफ्टर डिफरेंट स्पेशल पुलिस फंक्शंस। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया, आपको इससे मैंने समझा दिया। एसटीएफ की मैंने बात करी, एटीएस की बात करी, ये ऐसी वेब सीरीज़ में और मूवीज़ में आपको ये सुनने को मिलता होगा। फॉरेंसिक साइंस लैब की हमने बात करी, फायर सर्विसेज की बात करी, ट्रैफिक ट्रेनिंग डायरेक्टरेट की बात करी, तो और जो प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी है पीएसी की, उसकी बात करी। तो आप ये देख रहे हैं कि डीजीपी के नीचे विभिन्न तरीके के क्या हैं, अलग अलग एक तरीके से सब यूनिट हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द पुलिस को देख पा रहे हैं, उसको नियंत्रित कर पा रहे हैं। आगे बढ़े हम, तो इसी में डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, रेंज पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो जब मैं समझा रहा था हायरार्की, मैंने तभी बताया था कि बिग स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू जोन्स, एंड दोज जोन्स आर डिवाइडेड इनटू रेंजेस, एंड सम ऑफ द रेंजेस हैव सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन देम क्लब टुगेदर। So, Deputy Inspector General of Police heads range. Each police range comprises few district. अब इनका काम क्या होता है, इनका काम पीरियोडिक इंस्पेक्शन करना है। तो ये आएंगे एसएसपी, जो आप नए बनेंगे आईपीएस बनने के बाद आपके क्षेत्र में आएंगे, डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, और आपके के सारे थाना और चौकीज पुलिस स्टेशंस का ये ब्यौरा मांगेंगे, इट मीन्स रिकॉर्ड्स मांगेंगे, और ये रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन करेंगे। रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग रिपोर्ट्स एंड रिटर्न फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या होने वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे थोड़े महीनों में सावन का महीना आएगा, तो इन इंडिया देयर इज दिस कावड़ यात्रा। सो दीज senior officer would go down to the district and ask the senior superintendent and superintendent of police, how are the situations, how are the preparation going on for these kind of Kawad Yatra? Why don't you tell us? Then there would be whole of meeting where they would be divulging the information कि अभी कावड़ यात्रा जो संपन्न होने वाली है उस पर हम क्या निर्णय ले रहे हैं। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस फंक्शनरीज को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इसके अलावा डीआईजी का एक और रोल है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, ऑल्सो टेक मेजर्स फॉर इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेशन, क्योंकि कई जिलों में क्या होता है, एक डीआईजी होता है। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं जहां पर मैं एज एन सब डिविजनल लेवल पे तैनात था, तो हमारे यहाँ क्या होता था, आई वॉज इन मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो देर आर अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो विच आर क्लब्ड विद मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट सच एज बिजनौर एंड there is also place Dhampur which is in Bijnor, JP Nagar, ज्योतिबा फूले नगर, अमरोहा, ठीक है। these are some of the nearby places। अब डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो ये एक साथ हैं। अब यहाँ की स्थिति बहुत ज़रूरी है कि अगर बाढ़ आती है, फ्लड आती है, तो ये इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन हो। क्यों? क्योंकि मुरादाबाद में एक रामगंगा रिवर है और उधर बिजनौर में गंगा रिवर है। अब रामगंगा एक छोटी रिवर है, कुमाऊं हिल से आती है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, और ये एक तरीके से आगे चल के ये है ट्रिब्यूटरी गंगा में मिल जाती है। अब जब भी गंगा में बाढ़ आ रही है तो रामगंगा में अपने आप बाढ़ आ ही जाती है। तो ऐसे टाइप का इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है अगर हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट इफेक्टिवली करना है। पुलिस का भी रोल है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, या
कोई भी एक इनमें से कोई भी एक जगह अगर दंगा हो गया तो क्योंकि यहाँ सब्सटैंशियल पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम समाज भी रहता है, और ऐसी स्थितियां कई बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ज़िलों में बनी हैं, जिससे कि क्या हुआ है, फ्लेयर अप हो गई हैं चीज़ें राइट्स के समय। फॉर एन एग्जांपल 2013 में एक दंगा हुआ था, मुजफ्फरनगर का दंगा, आप ज़रूर इसे सर्च करिएगा और कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। ऐसी स्थिति में जो भी एक ज़िले में अगर कोई घटना हो रही है तो दूसरी में वो ना फैले, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल हो जाता है DIG जो काम करते हैं। इसको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, पर आपको फंक्शनिंग पता होनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसिप्लिन को भी लाने में पुलिस फोर्स में, तो इनडिसिप्लिनरी चीज़ें ना हो। कंट्रोल करते हैं पुलिस फंड्स के ऊपर भी। पुलिस का बहुत तरीके का फंड होता है जो कि गाड़ियों को चलाने के लिए, पुलिस थानों को मेंटेन करने के लिए, और यहाँ तक कि इन्फॉर्मर्स को जो इन्फॉर्मेशन के बदले पैसा दिया जाता है उससे रिलेटेड भी। द रेंज ऑफ DIG फंक्शंस दस इंक्लूड पर्सनल मैनेजमेंट भी, ये लोगों पे डिसिप्लिन का भी काम करते हैं, उनकी बड़े अधिकारियों की छुट्टियों को सैंक्शन करना, ऐसा भी इनका रोल है। बजटरी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मुख्य इनका रोल है। अगर हम बात करें रोल एंड फंक्शन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करना चाहिए क्योंकि इनिशियली आप यहीं पर जाएंगे। तो SP इज एम्पावर्ड टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, हमने प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर ली। डिस्ट्रिक्ट स्तर पे 144 लगी हुई है धारा, यदि तो उसको नीचे ग्राउंड पे क्या कराना, लागू कराना। पेट्रोलिंग को देखना, क्या पुलिस थाने लोग पेट्रोलिंग सही कर रहे हैं पुलिस थानों के आधार पे, एंड पुलिस फोर्स को डिसिप्लिन में रखना। ठीक है, पुलिस अरेंजमेंट फॉर वेरियस सिचुएशन ये कराना। अगर मेला लगा हुआ है कहीं पर, VIP कोई विजिट कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, कोई फंक्शन हो रहा है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, कहीं भी अपराध ना हो। अकाउंटेबल फॉर रेंज में वो DIG को अकाउंटेबल होते हैं, और IGP और DGP को स्टेट लेवल पे ये रिपोर्ट करते हैं। आगे बात करें सब डिविजनल लेवल पे, अब हमने देख लिया कि पुलिस का जो फंक्शन हो रहा है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसा है, सब डिविजनल लेवल पे, जहां पर DSP जो राज्यों के द्वारा जो PCS सेवाएं होती हैं उसके थ्रू जाते हैं, पहली पोस्टिंग उनको मिलती है। फॉर ऑपरेशनल कन्वीनियंस डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्या होती है, डिविजन्स में डिवाइडेड होती है, सब डिवीजन में, जैसे SDM होते हैं कई सारे, एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, SDM 1 हो सकता है, SDM 2 हो सकता है, SDM 3 हो सकता है, अलग अलग तहसील स्तर पे, SDM 4 हो सकता है। ऐसे ही पुलिस में भी व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे SSP होंगे, साथ में DSP 1, DSP 2, DSP 3, DSP 4। सो पुलिस सब डिविजनल इज एन यूनिट जहां पर की वर्क कोऑर्डिनेट होता है, कंट्रोल होता है, और ये इंटरमीडिएटरी लिंक है पुलिस सर्कल्स का, पुलिस स्टेशन का डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा, ये मैंने आपको बता दिया। इसके नीचे क्या होते हैं, ग्रामीण लेवल में पुलिस स्टेशन होते हैं, और शहरी अर्बन एरिया में भी पुलिस स्टेशन देखने को मिलते हैं। इसके भी नीचे चौकीज होती हैं जो लोएस्ट ऑफ द यूनिट होती हैं। पुलिस सब डिवीजन इज अंडर द चार्ज ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और या फिर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। दे आर जनरली कॉल्ड सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स, SDPO। अगर आप देखेंगे बहुत सारे जो यंग IPS ऑफिसर्स हैं उनकी गाड़ियों के आगे शुरू में SDPO ही लिखा रहता है, कहीं कहीं पर DSP भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर CO भी लिखा रहेगा। ठीक है, सर्किल ऑफिसर, तो ये होता है सर्किल ऑफिसर, पुलिस के संदर्भ में लिखा रहता है। ये सर्किल ऑफिसर कहीं कहीं पर, जैसे बिहार PCS के थ्रू जो जाते हैं उसका मतलब होता है तहसीलदार, तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाना जो बच्चे बिहार से हों अगर, तो CO भी पुलिस में यूज़ करा जाता है टर्म। आप SDPO लिख देंगे बहुत है, DSP लिख देंगे बहुत है, अगर हायरार्की के बारे में कभी कुछ लिखना चाहें तो। ठीक है, कहीं पूछा जाए तो अगर आवश्यकता पड़ती है ऐसी, या पुलिस महकमे में क्या दिक्कतें हैं तो आप बता सकते हैं। हम आंसर राइटिंग में इसको प्रैक्टिस करेंगे ही लाइव एग्जाम्पल्स के साथ। लाइव का मतलब है रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ जो हमें ग्राउंड पे देखने को मिलता है। और पुलिस की जो भी समस्याएं हैं, अगर आप देखें न्यूज़पेपर्स में बहुत कुछ आता है, उन समस्याओं को अगर हम आंसर राइटिंग में बता पाएँ, पुलिस की प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये भी जो वाइडर टॉपिक है लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंदर है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ पुलिसिंग एंड व्हाट आर द सजेशन, देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ पुलिस कमिटीज ऑल्सो जिन्होंने बहुत सजेशन दिए हैं, वो भी हम लेक्चर्स में कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
अगर हम लोएस्ट यूनिट पे बात करें तो एक पुलिस स्टेशन होता है जहां पर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के द्वारा हेड होता है, बेसिक यूनिट है। इसका काम क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम्स। तो एफआईआर जो दर्ज होती है, आपने देखा होगा फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो एफआईआर होती है, तो वो कोई भी एफआईआर एसएसपी या डीएसपी दर्ज नहीं कर रहे हैं, नहीं, डीआईजी दर्ज नहीं कर रहे हैं, या कमिश्नर ऑफ पुलिस दर्ज नहीं कर रहे हैं। नो, दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू, बिकॉज इंडियन पिनल कोड में जो है वो है कि सब इंस्पेक्टर जो कि आईओ हैं, आईओ का मतलब है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनको ये अधिकार है कि वो क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके एज अ एफआईआर के तौर पे दर्ज करते हैं। दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एनी क्राइम दैट हैपेंस हैज टू बी रिपोर्टेड, राइट? So registration of crime, local patrolling, investigations, these are all functions of a local police station. Then if we see over here, you see this, I was telling you investigation officer, IO जो ये होता है term, ये आप बार बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर this IO has a diary and all the function, all the information in that, and IO basically collects the information, collects the crime data or the evidences and writes in his report and submits it to the judiciary। और जब वो सबमिट होते हैं तो हम कहते हैं कि पुलिस ने चार्जशीट क्या कर दी, दाखिल कर दी। ओके, सो ये है बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें आप जो अभी देख पा रहे हैं पुलिस की व्यवस्था में। और यहाँ पर हर जगह पर अपनी अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और अलग अलग क्या है, चैलेंजेस हैं। वेरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर हो जाती हैं लोवेस्ट लेवल पे, तो ज़्यादातर आपको पुलिस स्टेशन पे एसएसपी और डीएसपी या डीआईजी तो नहीं देखने को मिलते, तो लोकल स्तर पे डेमोस्ट्रेशन स्ट्राइक होती हैं, ये ही जाके संभालते हैं जो हमारे आईओ होते हैं, एसएचओ होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं। लोकल इंटेलिजेंस कलेक्शन इन्हीं का काम है। अब इंटेलिजेंस क्यों कलेक्ट करी जाती है कि चलिए ईद का त्यौहार है या फिर होली का त्यौहार है, इसमें लोगों ने पत्थरबाजी के लिए, स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी, यू नो दिस वर्ड इज यूज्ड, स्टोन पेल्टर्स ने कोशिश कर रखी है कि दे विल पेल्ट स्टोन एंड क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द पुलिस एंड प्रशासन। सो पहले ही इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ऐसा होने वाला है, वहां पर पुलिस फ्लैग मार्च कर देती है, चीजें सही हो जाती हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी अपने जुरिडिक्शन में लोगों की, पुलिस स्टेशन में हैव सेवरल पुलिस आउटपोस्ट फॉर पेट्रोलिंग एंड सर्विलांस, जिनको हम बोलते हैं पुलिस चौकी, पुलिस चौकीज बोला जाता है इन्हें। ये ग्रामीण एरिया में होती हैं, इनमें रूरल एरिया में, फार ऑफ रूरल एरियाज में होती हैं। लगभग 30-40 गांव के ऊपर एक पुलिस चौकी ऐसा देखने को अमूमन हमें मिलता है, या 10-20 गांव पर, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या कितना संवेदनशील है, हाउ इफेक्टिव इज द एरिया, और how is the crime scene over there, right? If it is a area which has highways into it and construction sites big, so all there would be lot of number of chowkis. And if it is a vast area of rural administration of police and there is lesser crime, then one police chowki may have many. So nothing to be remembered in this, but do remember that there is something police chowki within the latest lowest unit जहां पर हम देखते हैं वो है विलेज पुलिसिंग। तो विलेज पुलिसिंग अगर हम देखें तो भारत में सदियों से रहा है ये, और कहीं पर विलेज पटेल, विलेज हेडमैन, विलेज चौकीदार ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये कई बार हमने देखा है हेरिडेटरी फंक्शन भी रहे हैं। हेरिडेटरी फंक्शन का मतलब है कि एक बेटे का बेटा ही क्या बनता रहा है, वहाँ का पटेल या वहाँ का पुलिस चौकीदार बनता रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद हमने देखा डेमोक्रेटिक सेटअप आ गया था ग्रास रूट लेवल पे, और ज़्यादातर जो हमारे फंक्शनरी थे विलेज के वो डेवलपमेंट वर्क की तरफ चले जाए, पंचायती राज की तरफ जाते चले गए। तो इन पे कुछ ध्यान कब दिया गया, ग्राम सभा पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, और धीरे धीरे इनका रोल भी कम होने लगा। पर कुछ स्टेट्स में दे आर इधर होली और पार्शली बॉट अंडर पंचायत, ऐसा भी हुआ है कि पंचायत ही क्या कर रही है, इनको कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा नेशनल पुलिस कमीशन ने ये ज़रूर कहा है कि लैक ऑफ अटेंशन है और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सही नहीं हो पाता है आपका लेवल ऑफ विलेज पे, और ऐसे अगर चौकीदार सिस्टम है कहीं पर तो वहाँ पर क्या हो रहा है, लो पे है और रेगुलर पे भी नहीं है। तो इसको दुरुस्त करना बहुत आवश्यक है, बिकॉज दे आर द लोएस्ट फंक्शनरी बट दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू द ग्राउंड, दे नो द ग्राउंड रियलिटीज़। तो इसलिए नेशनल पुलिस कमीशन ने भी इनके बारे में ये कहा है। और इसके अलावा इन दिक्कतों को हटाने के लिए हेरिडेटरी सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड
ऑल्टरनेटिव टू द हेरिडेटरी सिस्टम वर इंट्रोड्यूस। जैसे उड़ीसा का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर हेरिडेटरी ऑफिसेज जो थे हटा दिए गए। उसके बाद एक सिस्टम आया बीट कांस्टेबल का। बीट कांस्टेबल का मतलब ये होता है कि कांस्टेबल को 2 या 3 गांव 8-10 मोहल्लों का क्या दे दिया जाता है, बीट बना दी जाती है, लोएस्ट यूनिट, उसका इंचार्ज होता है। यहाँ पर कोई भी क्राइम होता है या यहाँ पर कोई भी इन्फो कलेक्शन होता है तो वो कांस्टेबल ही उसके लिए जिम्मेदार होता है। फिर बीट कांस्टेबल सिस्टम आया उड़ीसा में, वो भी फेल हो गया, तो ग्राम राखी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। ग्राम राखी, अगेंस्ट रक्षा करने वाला ग्राम राखी सिस्टम। तो ये क्या है, लोएस्ट यूनिट पे ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में भी आपने देखो, कर्नाटक विलेज डिफेंस पार्टीज बनाई गई। विलेज डिफेंस पार्टी अगेन पार्टीज, कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ एक बार पुलिस जा रही है, तो लोगों का साथ जब तक नहीं मिलेगा कुछ नहीं होगा। विलेज डिफेंस पार्टीज वर इंट्रोड्यूस। दलपत सिस्टम, दलपति मतलब दल, लोगों को ले जाने वाला और उनका लीडर, दलपति सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। पुलिस स्टेशन से अटैच रहता था और ये देखा गया कि बट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम डज नॉट सीम्स टू बी डिजायर्ड लेवल इन ऑल द विलेजेस। और नेशनल पुलिस कमीशन ने रिकमेंडेशन कराया कि चौकीदारी सिस्टम रहना चाहिए, कुछ चेंजेस के साथ बेटर पे होनी चाहिए, एज लिमिट इसमें डिसाइड कर दो, बूढ़े व्यक्ति को ना लिखो, 8वीं 10वीं पास होना चाहिए कम से कम, ऐसा करा गया। तो ये भी क्या है, रूरल एरिया में विलेज लेवल पे बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी हो सकता है और साथ में अगर इसका उपयोग किया जाए सो दिस कुड टर्न आउट टू बी अ हेल्पफुल थिंग। अब अगर हम बात करें अर्बन पुलिसिंग की, वैसे तो भारतीय पुलिस में बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है अर्बन और रूरल एरिया में, पर रूरल एरिया से अर्बन एरिया एक चीज़ में क्या अलग क्यों है, क्योंकि अर्बन एरिया में जो रिक्वायरमेंट ऑफ पुलिस है वो थोड़ी डिफरेंट है और नेचर ऑफ क्राइम भी डिफरेंट है। अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग। यू ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 31% approximately total population of India is residing into the urban areas, right? And this may be around more than 35% now, and maybe the data could say it is around 38-39 as the new census would be available, because lot of people from rural areas are increasing into the urban area, entering into, ठीक है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अर्बन एरिया में आती हैं। जैसे आप ये देख लीजिए कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं तो गांव में आपको ये नहीं देखने को मिलेंगे। साथ में लिव इन रिलेशंस हैं। अगर आपने देखा होगा दिल्ली में एक श्रद्धा नाम की लड़की के साथ क्या हुआ था, उसके ही साथ में रहने वाले लिव इन पार्टनर ने उसकी हत्या कर दी थी। ऐसे जो क्राइम्स हैं ये आपको नहीं देखने को मिलेंगे। फिर आपको जो हाई प्रोफाइल डेकॉटी हैं, जैसे बैंक होल्डअप है, बैंक लूट्स हैं, ये ग्रामीण एरिया में नहीं देखने को मिलती हैं। या फिर आपको टेनेंट और ओनर से जुड़े हुए जितने भी विवाद हैं ये भी आपको ग्रामीण एरिया में नहीं देखने को मिलेंगे। अर्बन एरियाज में आपको स्टैम्पेड देखने को मिल जाएगा, जहां पर स्टैम्पेड हो गया, ठीक है। फायर देखने को मिल जाएगा ज़्यादा, होटल में फायर लग गई, ऐसा ग्रामीण एरिया में कम होता है, ठीक। तो कुछ चैलेंजेस हैं अर्बन पुलिस के, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन चैलेंजेस को देखते हुए 2 सिस्टम उभर के आए हैं पुलिस में, और ये अपने आप में जीएस में भी इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जब हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो हम इसको डिटेल में पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्या है कि इन सम मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज़ जो लार्ज पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज, डुअल सिस्टम हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द कमिश्नरेट सिस्टम। अब ये डुअल सिस्टम क्या है और कमिश्नरेट सिस्टम क्या है, इसको अगले स्लाइड से मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पर अभी ये देखिए, इन दिस सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पुलिसिंग वेस्ट विद द कमिश्नर। तो जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा कि दिल्ली में तो कमिश्नर होता है, पर आपने देखा होगा बहुत सारे आईपीएस अधिकारी तो एसएसपी या एसपी बने बैठे हैं। तो ये ठीक है, ये एसपी हैं, एसएसपी हैं, और दिल्ली में नए आईपीएस बनेंगे एसीपी। अब ये क्यों, ये अलग कैसे है, एसीपी आप कमिश्नर बनोगे या एसपी बनोगे, तो यहाँ तो दिक्कत हो गई। तो या फिर आपने मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा मुंबई का कमिश्नर होता है, तो बॉलीवुड मूवीज में हीरो एक्टर क्या करता है, फोन करता है, कमिश्नर साहब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ऑल दोज थिंग्स। तो बट वी सी those things are very different from our small cities. If you are coming from a tier 2 tier 3 cities, things are very different at the ground level.
ये क्यों है? तो यही है कि भारत में अर्बन पुलिसिंग में दो सिस्टम उभर के आ रहे हैं। एक का नाम है सुपरिटेंडेंट सिस्टम ऑफ पुलिसिंग, दूसरे का नाम है कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ पुलिसिंग। अब ये क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा है, कमिश्नर जहां पर होते हैं, ये एक सिस्टम है जो प्रॉम्प्ट और कोऑर्डिनेटेड पुलिस एक्शन के लिए ज़रूरी है, क्राइम और चीज़ों को ऑर्डर में रखने के लिए, डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और सुपरिटेंडेंट सिस्टम ऑफ पुलिसिंग में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करिए। सो व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर इज डिस्ट्रिक्ट हैव टू मेन फंक्शनरीज, वन इज IAS ऑफिसर and one is IPS ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो DM जो है, जो कलेक्टर भी है, वो क्या है, उसके पास डिपार्टमेंट ऑफिसेज हैं डिस्ट्रिक्ट में, हेड ऑफ द रेवेन्यू भी है, उसके नीचे ADM काम कर रहे हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटी भी है, डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहा है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर और BDO उसके नीचे काम कर रहे हैं। पब्लिक के साथ क्या है, लगातार संवाद है। ऐसा ही कुछ सुपरिटेंडेंट सिस्टम ऑफ पुलिस में भी है। अब ये हो सकता है जैसे मुरादाबाद है, ठीक है, या फिर बरेली जैसे डिस्ट्रिक्ट है, जो अभी बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट नहीं हुए हैं, उनकी वहाँ पर डायरेक्टली सुपरिटेंडेंट कमिश्नरेट सिस्टम लाया जाए। या फिर आपका बहुत सारे बिहार में ज़िले हो सकते हैं, बेगूसराय हो सकता है, ठीक है, बक्सर ज़िला हो सकता है, मुगल सराय डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, ठीक है, श्रावस्ती हो सकता है, सिद्धार्थ नगर हो सकता है, बहराइच बाराबंकी हो सकता है, हरियाणा में कुछ डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, कैथल हो सकता है, पानीपत हो सकता है, राइट। सो ये जो जगहें हैं वहाँ पर आपको सुपरिटेंडेंट सिस्टम ऑफ पुलिस मिलेगा। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू 1861 एक्ट के तहत काम कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन और क्राइम को कंट्रोल करना ही इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए अगला सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ, वो जैसे दिल्ली जैसे नए जो बड़ी जगहें हैं, या फिर कानपुर नगर जो रिसेंटली 1 साल पहले 1.5 साल पहले ही क्या है, कमिश्नरेट सिस्टम में आया है, या फिर लखनऊ है, प्रयागराज है, ऐसी जगहों पर क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक चीज़ चेंज हो रही है, बस ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इनको भी रिपोर्टिंग कर रहा है, ठीक है ये। और अगले में देखिए कि कमिश्नरेट सिस्टम में यहाँ पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जगह कमिश्नरेट सिस्टम हो गया और ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं रह गई है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिपोर्टिंग है और ये कोई रिपोर्टिंग है ही नहीं, ठीक है। अब देखो, तो कमिश्नरेट सिस्टम में क्या होता है कि कलेक्टर अपना काम जैसे पहले की तरह कर रहे हैं, पर कमिश्नर अब क्या है, डिपेंडेंट नहीं है कलेक्टर पे बहुत चीज़ों के लिए, क्योंकि अब तक का जो काम था, जब सुपरिटेंडेंट था तो रेगुलेशन का काम उनके पास नहीं था। फॉर एन एग्जांपल एक बार पीछे जाके फिर देख लेते हैं, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर कोई भी रेगुलेशन जैसी चीज़ नहीं लिखी हुई दिख रही है। अब यहाँ देखिए रेगुलेशन मैंने बता दिया, और यहाँ से जो रिपोर्टिंग हो रही थी वो नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो बड़े शहरों में ज़रूरी हैं कि पुलिस उस पर जल्दी से कार्रवाई करे, डायरेक्टली पुलिस को दे दिए जाते हैं, और इसमें क्या है, रेगुलेटरी फंक्शन है। जैसे अगर बार का लाइसेंस देना है, अल्कोहल के लिए बार लाइसेंस है, होटल लाइसेंस है, या फिर आपका जो वेपन्स के लिए लाइसेंस होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लाइसेंस। अब क्या, सिनेमा घर के लिए जो लाइसेंस होता है, सिनेमा पिक्चर हॉल वॉट एवर वी कॉल इट, सो रेगुलेशन का जो काम है ये भी पुलिस के पास आ गया। अब तक ये काम जो डिस्ट्रिक्ट में सुपरिटेंडेंट सिस्टम था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के थ्रू हो रहा था, और ऐसी सिचुएशन में पुलिस को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो पुलिस को दिक्कत ना हो और पुलिस मौके पे पहुंच जाती थी। कई बार जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, IAS वाला जो महकमा है, वो नहीं आ पाते थे, और इससे कोई भी नई चीज़ जो चैलेंज आ रहा है उसको डील करने में बहुत दिक्कत होती थी। अब ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है एक चार्ट के माध्यम से। अब हम ज़्यादा इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो बेसिकली अब आप देखें कि डिफरेंस बिटवीन द डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कमिश्नरेट सिस्टम। डुअल सिस्टम जहां पर एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का भी रोल है पुलिसिंग एक्टिविटी में, दैट इज डुअल सिस्टम। और हम दूसरा सिस्टम जो बात कर रहे हैं, कमिश्नरेट सिस्टम, वहां पर कोई ऐसा रोल नहीं देखने को मिल रहा है।
सो आप जिस भी प्रदेश से आते हैं, आप अपने प्रदेश में कम से कम देखिए, चेक करिए इस समय कि कहाँ कहाँ पर कमिश्नरेट सिस्टम है, और फिर आप उस चीज़ को समझने में ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे। अभी 70+ डिस्ट्रिक्ट्स में भारत में कमिश्नरेट सिस्टम व्यवस्था लागू करी गई है, और इसको और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। रिसेंट टाइम्स में भी उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में आपका जो कमिश्नरेट सिस्टम है उसको लागू किया गया है। अब अगर हम बात करें आपकी क्या डिफरेंसेस हैं, तो डुअल सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल और डायरेक्शन ओवरऑल पुलिस का तो एसपी के साथ रहता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी रहता है। पर यूनिफाइड कमांड में जब केवल कमिश्नरेट सिस्टम है तो सोल हेड ऑफ द फोर्स कौन है यहाँ पर विद इन द सिटी इज कमिश्नर। सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं बहुत सारी, डीएम के पास इशू अरेस्ट वारंट्स एंड लाइसेंसेस, जैसे मैंने बता दिया रेगुलेटरी का। पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है, और कई मायनों में पुलिस को डीएम के पास भी क्या करनी पड़ती है, रिपोर्ट करनी पड़ती है। यहाँ पर एसपी इज सपोर्टेड बाय एडिशनल एसपी, डीएसपी, एसपीज, ठीक है। पावर ऑफ पुलिसिंग एंड मजिस्ट्रेसी कंसंट्रेटेड इन द कमिश्नर। अब मजिस्ट्रेटी जो है, ये देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो नाम होता है, ये मजिस्ट्रेट क्या है, मजिस्ट्रेसी क्या होती है, एक पावर होती है जैसे फायर करने की, लाठी चार्ज कराने की, ठीक है, सीआरपीसी की 144 धारा लगाने की, ये सब पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास मजिस्ट्रेसी से आती हैं। ये पावर्स कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस के पास भी आ जाती हैं। तो पुलिस को अब वेट नहीं करना है कि कब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम क्या करेंगे, धारा 144 लगाएंगे। सो दे डोंट हैव टू वेट। सो इन कमिश्नरेट सिस्टम स्पेशल जॉइंट एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर्स होते हैं, एसीपी, जो आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में आईपीएस अधिकारी थोड़े समय के बाद बन जाते हैं, और राज्यों में जो कमिश्नरेट सिस्टम नहीं होता वहाँ एसपी बनते हैं। तो बेसिक यही समझने वाली बात है। अब आगे मैं बात करूं कि ये थोड़े दिन पहले की ही न्यूज़ है, जो क्योंकि मैं आपको बता ही रहा हूं, और ये जब भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे होंगे आगे भी, तो आप ये देखेंगे ही कि हम इसी तरह से जो लोकल जो करंट अफेयर्स है, जो लोकल स्तर पे चीज़ें हो रही हैं, उनको इनकॉर्पोरेट जरूर करेंगे अपने लेक्चर्स में, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगेन इज़ वेरी एक्शन ओरिएंटेड एंड ऑन द फील्ड काइंड ऑफ academics subject, and also it is the whole of the paper is linked to very much of the GS and current affairs. GS में, करंट अफेयर्स में इसका बहुत योगदान है ही, तो करंट अफेयर्स के साथ आपको ताल मिला के चलना होगा। तो क्या हुआ है, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज, ठीक है, ये बिल्कुल रिसेंट कुछ महीने पहले की न्यूज़ है, आप देख पा रहे हैं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो सीआरपीसी के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, वो सरकार अब पुलिस के पास आ जाएंगी। फिर एमपी में भी हो रहा है, कमिश्नरेट सिस्टम हो गया, पर क्वेश्चन मार्क किया जाएगा कि अकाउंटेबिलिटी की क्या बात है। भोपाल और इंदौर में फर्स्ट मध्य प्रदेश में ये ज़िले हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आ गया है। यहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, तो सामान्य तौर पर 10 लाख से ज़्यादा जो ज़िले हैं उनमें पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की व्यवस्था होने की बात करी गई है। नेशनल पुलिस कमीशन ने तो इसको, जब मैंने आपको 1977 वाली बताया था एनपीसी, उसने तो कह दिया कि 5+ लाख में ही ये होनी चाहिए। पर ये राज्यों के पास स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। कुछ स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट कहीं पर भी कोई बहुत महत्वपूर्ण जगह है और वो मे नॉट भी 10 लाख से ऊपर हो, वहाँ भी लगा सकती है, पर सारी की सारी 10 लाख से ऊपर वाली जगहों पर क्या लागू है? नहीं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जैसी जगहें हैं जो टोटल पॉपुलेशन 40 लाख से भी ज़्यादा है, वहाँ पर नहीं है। मुजफ्फरनगर जैसी जगहें हैं वेरी नियर टू दिल्ली, वहाँ पर नहीं है। तो इसको चेंज करने में बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, एंड वेन एवर द सिस्टम चेंजेस देयर इज लॉट ऑफ आई वुड से चेंजेस विच हैपन इन द होल ऑफ द गवर्नेंस हायरार्की, और उसमें पैसा भी लगता है। तो एकदम सबको नहीं कर सकते हैं, पर इसके कुछ तो फायदे हैं, बट देयर आर ऑल्सो क्वेश्चन मार्क्स। इसके घाटे क्या हैं? तो क्वेश्चन हो सकता है कि what are the advantage and disadvantages of commissionerate system, और what are the new trends that we are seeing in policing in India. So स्टेट पुलिस में कैसे लॉ एंड ऑर्डर में वो अपना रोल अदा करी जा रही है, अब तक हमने देख लिया। उसके अलावा रीसेंट चेंजेस क्या हो रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर। सो दिस इज वन थिंग दैट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड।
विच इज़ वेरी मच इन द करंट अफेयर्स एंड यू मस्ट पे हीड टू इट। आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है जब भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर और देखते हैं इश्यूज़ क्या हैं कमिश्नरेट सिस्टम के। व्हाट आर द इश्यूज़ विद द कमिश्नरेट सिस्टम? So issues with the commissionerate system are basically, you see, delegation of authority and better integration. So some of the authority has to be delegated to police. Earlier you saw in police superintendent system that police was not having magistrate power. So when magistracy power are given to police, जब दी जाती हैं तो वहाँ पर क्या है, authority की बात आती है, better integration की भी बात आती है। अब कई मायनों में ये होता है कि जब DM और एसपी जो होते हैं ये आपस में संवाद कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया ये है सर, अब इसको कैसे निपटाया जाए। सो दे आर कांस्टेंट इन टच। तो मैनी अ टाइम्स व्हाट इज हैपनिंग इन कमिश्नरेट सिस्टम दैट द पुलिस इज नॉट इन्फॉर्मिंग द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सो मच। तो ओवर हियर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन, इन दोनों में इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है। फिर पुलिस के पास जब मैजिस्ट्रेसी पावर आ जाती है, मैजिस्ट्रेसी पावर आ जाती है पुलिस के पास ही, तो पुलिस हैज बिकम वेरी पावरफुल। अब पुलिस पावरफुल बन गई है एंड एज वी स्टार्टेड दिस लेक्चर मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों को पुलिस को देख के क्या होती है, एंग्जाइटी होती है। वो इसलिए होती है कि हिस्टोरिकल सेंस में अगर हम देखें तो पुलिस ने क्या किया है, बहुत ही एट्रोसिटीज़ लोगों पे करी हैं। अब ये जो एट्रोसिटीज़ पुलिस की हुई हैं इसकी वजह से पुलिस क्या है, अपने आप में एक तरीके से एक स्टेट का वेपन बन गई है और पुलिस के ऊपर लोगों को विश्वास कम होता है। तो एक जगह तो कोर्ट ने ऐसा भी किया था कि पूरे के पूरा पुलिस स्टेशन को टेकिंग अवे फ्रॉम द पुलिस एंड इट वाज पुट इनटू द ओवरऑल चार्ज ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एसडीएम को दे दिया कि आप चलाओ क्योंकि पुलिस हो गई है भ्रष्ट। तो ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर पुलिस के पास बहुत सारी पावर आ जाती है। बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलता है कि जब पुलिस एट्रोसिटीज़ होती हैं पुलिस के द्वारा या पुलिस बात नहीं सुनती है, सो पीपल रादर देन गोइंग टू पुलिस कंप्लेन टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट पुलिस एंड व्हेन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंटरफियर्स वी सी दैट पुलिस स्टार्ट बिहेविंग प्रॉपरली। ठीक है, तो ये भी एक डर है कि कहीं पुलिस के पास बहुत ज़्यादा पावर ना आ जाए। So civil administration officials have an edge. Why? Because they are not in uniform, right? And they are not carrying weapons. So when a person is not carrying weapon, they do not have belt and shoes, that kind of shoes in पुलिस के पास जैसे होते हैं, और बेल्ट नहीं है और रूल नहीं है, डंडा नहीं है हाथ में, पिस्टल नहीं है, तो वो सब चीज़ें देख के लोग घबराते कम हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीएम के सामने कम घबराते हैं। तो क्या है, पुलिस और पब्लिक का जो कांटेक्ट है, पब्लिक एंड पुलिस एंड पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन, मतलब डीएम साहब का जो विभाग है, ये आईपीएस साहब का और ये डीएम साहब का आईएएस, यहाँ पर लोगों को क्या है, पुलिस इनसे ज़्यादा लोगों को क्या है, एक तरीके से इंटरेक्शन करने में इजी फील होता है। दे डू नॉट शाई अवे, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो हम कर रहे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, उनका क्या है, एडज है लोगों के साथ। और एक और चीज़ हमने देखी है कि वर्क्स वेल वेयर लिटरेसी रेशियो इज़ हायर। तो वहाँ पर जहाँ पर लिटरेसी रेशियो हायर है वहाँ पर ये ज़्यादा काम सही चल पाता है। जहाँ पर लिटरेसी रेशियो कम है वहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है कि पुलिस में प्रशासन में क्या अंतर है। ठीक है, कई चीज़ें उनको पता नहीं है, कमिश्नरेट सिस्टम में काम कैसे होता है उनको पता नहीं है। तो ये भी देखने को मिला है। जैसे नोएडा है या फिर आपका कानपुर नगर है, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश में कैसी जगहें हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड जगहें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें संभव ज़्यादा आसानी से हैं। अब हम प्रॉब्लम एरियाज़ की बात कर लेते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कि प्रॉब्लम एरियाज़ क्या हैं। प्रॉब्लम एरियाज़ की अगर मैं बात करूं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एरिया है वो ये है, पुलिस अकाउंट्स फॉर 3% ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ओनली। सो वी हैव पुलिस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, क्राइम को बेहतर सुरक्षा देने के लिए। पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें केवल और केवल 3% ही अपने टोटल खर्चे का इन पे खर्च कर पा रही हैं। और इतना बड़ा जो काम है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम,
और इंटेलिजेंस में इंटरनल सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं, इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में हो या पंजाब में या जम्मू कश्मीर में टेररिज्म रहा हो, तो एक्सपेंडिचर बहुत ही कम है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का। इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि कम तो है ही, मोस्ट ऑफ द बजट इज नॉट स्पेंडेड बाय द गवर्नमेंट्स। तो लैप्स हो रहा है बजट, स्पेंड भी नहीं हो रहा है, ये भी अब है तो कम है ही, और भी दिक्कतें हैं। अगर आप बॉलीवुड को भी देखते हैं तो गंगा जल एक मूवी है, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखी है तो जब पुलिस पढ़ेंगे तो देख लेंगे, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो उसमें एक सीन है कि वहाँ पर अजय देवगन जी क्या करते हैं, जाते हैं पुलिस स्टेशन में और चेकिंग करते हैं। तो कहते हैं कि क्या हो रहा है, तो वहाँ पर जो SHO साहब हैं वो तो जेल में मालिश करा रहे हैं लोगों से, और कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर सड़कें बहुत ख़राब हैं, पेट्रोलिंग में जाते हैं तो कमर में दर्द हो जाता है। और पुलिस की गाड़ी क्या है, खड़ी हुई है, पुलिस की गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है। कि थानेदार साहब कह रहे हैं कि हम तो व्यवस्था कर लेते हैं, हमने बहुत अच्छा समाज में क्या कर रखा है, रिलेशनशिप बना रखा है। ये सच्चाई है। पुलिस को जो पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल मिलता है रात को, वो हफ्ते भर में उड़ जाता है। उसके बाद उसकी VIP ड्यूटीज़ होती हैं, नाइट पेट्रोलिंग होती है, ऐसे ही काम चलता है। बहुत सारी चीज़ें कहीं नहीं जा सकती हैं जो पुलिस महकमे में अंदर होती हैं। ठीक है, चलिए खैर। और ये मुझे इसलिए पता है, आई कम फ्रॉम अ पुलिस फैमिली बैकग्राउंड, so I have seen in my home what happens. Having worked with the police at the सब डिविजनल लेवल, वो भी समस्याएं मुझे पता हैं, तो ये मैं अपने अनुभव से भी आपको बता सकता हूँ। ओवरबर्डन पुलिस फोर्स है। स्टेट पुलिस हैज़ 24 वैकेंसीज, 24% वैकेंसीज। तो बेसिकली अगर पुलिस को हम देखें तो 3/4 75% ही अपनी टोटल स्ट्रेंथ में वो काम कर रही है। टोटल स्ट्रेंथ का 75% ही काम कर रही है। सो हर जगह पुलिस की कमियां हैं, अकॉर्डिंग टू इन संख्या में भी कम है। तो इन नंबर्स ऑल्सो पुलिस इज़ वेरी लेस। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितनी हमें पुलिस प्रेजेंस होनी चाहिए उससे ही कम है, तो अपराध तो ज़्यादा बढ़ेंगे ही। साथ में पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो अपने आप में समस्या बन जाएगी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस जो रिकमेंड कर रहा है, वो कह रहा है कि 1 लाख पॉपुलेशन पे 222 पुलिस वाले होने चाहिए। हमारे देश में ये लगभग 159 है, और अप्रोप्रिएट जो एवरेज एटलीस्ट होने चाहिए वो 222 हो। तो हमारा देश अपने आप में वैसे ही क्या है, पिछड़ गया है। और जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है 195 पर लाख। ठीक है, वो उससे भी हम 159 के करीब है, तो वैसे ही क्या है, 24-25% कम है। और 86% ऑफ द टोटल पुलिस कंप्राइजेज ऑफ कॉन्स्टेबलरी। तो हम ये भी देखने को मिल रहा है कि कॉन्स्टेबल्स ज़्यादा हैं, और चेंजेस ऑफ क्राइम पैटर्न और जो चैलेंजेस है वो क्या हैं, स्पेशलाइज्ड और हायर इंटेलिजेंट, AI इनेबल्ड, IT इनेबल्ड। या तो कैपेसिटी बिल्डिंग करें, जो लोग हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं, या फिर नए लोगों की क्या करें, भर्ती करें। कैसी कैपेसिटी बिल्डिंग करें या मोर रिक्रूटमेंट करें। ठीक है, कांस्टेबल आर टिपिकली प्रोमोटेड वंस ड्यूरिंग देयर सर्विस टाइम, और हेड कांस्टेबल बन के ही रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो जो लोग नीचे के कर्मचारी हैं, जिनको हम रैंक एंड फाइल बोलते हैं, वहाँ पर क्या है कि कुछ नया करने को उनकी क्या है, इनोवेटिव करने को जिज्ञासा ही नहीं है, क्योंकि उनका प्रमोशन ही नहीं होता बेचारों का। वहाँ पर उनके रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, वेपन्स ऑब्सोलीट हैं, वेपन्स और जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स नंबर शॉर्टेज है। वेपन्स क्या है, ऑब्सोलीट है, मतलब बिल्कुल बेकार हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस ने फायरिंग करी, चली ही नहीं। तो पूछा जा रहा है गंगा जल मूवी में कि अरे ये आपके अगर वेपन उठा के ले गया, तो बता रहे हैं कि सर इससे बेहतर तो उनके पास ऑटोमेटिक हैं, 303 का करेंगे क्या। सो दैट इज़ द रियलिटी। कुछ स्टेट में जो पुलिस हैं, जैसे पंजाब और नॉर्थ ईस्ट की जो पुलिस हैं, इनके पास बेहतर वेपन है। क्योंकि पंजाब में क्या हुआ था 1984 में, जो 1980s से और 1990s तक, अर्ली 1990s तक, 93-94 तक, वहाँ पर जो आतंकवाद था, उस समय पंजाब पुलिस को बहुत ज़्यादा वेपन्स मिले थे। और नॉर्थ ईस्ट में
क्योंकि वहाँ इंसर्जेंसी रही है। नॉर्थ ईस्ट में भी वेपन्स काफ़ी अच्छे हैं, सेंटर ने प्रोवाइड कर रखे हैं, पर और राज्यों में ऐसा नहीं है। बिहार में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, स्थिति बहुत ख़राब है। इसके अलावा देखो, एक जब मैं कह रहा हूँ कि करंट ओरिएंटेड है, तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में कि विद द होम मिनिस्टर से पूछा गया, डॉक्टर फौजिया खान ने पूछा कि प्रेजेंट पब्लिक पुलिस रेशियो क्या है स्टेट वाइज। तो यहाँ पर और यूनाइटेड नेशंस की रिकमेंडेशन के अनुसार है नहीं, और भी है। तो इसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिप्लाई किया। देखो यहाँ पर है कि एज पर द डेटा वी हैव फ्रॉम BPRD, ब्यूरो ऑफ पब्लिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्होंने बताया है कि पर लाख 195 होने चाहिए सैंक्शन स्ट्रेंथ है, पर हमारे देश में लगभग 155 है। ठीक है, ये 2020 का है, तो लगभग 159 अभी करंटली ये लेटेस्ट है, तो 155 भी मान सकते हैं, एक्चुअल स्ट्रेंथ इतनी है। सो देर इज़ नो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड और यूनाइटेड नेशन रिकमेंडेशन टू असेस ऑप्टिमल लेवल इन अ कंट्री, बट यूनाइटेड नेशन ऑप्टिमल वर्ल्ड ओवर के लिए कहता है, एक रिपोर्ट में उनका लिखा हुआ है 222, पर भारत के लिए ऐसा कुछ नहीं है, परंतु हमारी अपनी सैंक्शन इतनी है और हमारे पास है इतना। ठीक है, तो ये बताया मिनिस्टर ने। अब यहाँ पर और जो दिक्कतें हैं क्या हैं कि जो फीमेल टू मेल रेशियो है वो खराब है, तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन क्या है पुलिस में खराब है। और अभी आपको पता ही है कि हमारे यहाँ अगेंस्ट दी फीमेल बहुत तरीके के अपराध होते हैं। सो फीमेल आर टारगेट ऑफ मेनी ऑफ द क्रिमिनल गैंग्स, राइट। सो and to have a female police force is very important, women police officers are very important। तो क्या है, only 10.5% of the cops in India are for women, 1 in 3 police station has CCTV finds reports, very recent 2022 का ही ये रिपोर्ट है। ऐसी रिपोर्टें लगातार आती रहती हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं विमेन पुलिस कर्मचारीज ऑफिसर्स सिटिंग ओवर हियर। तो अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो 33%, 1/3 भी वीमेन को लाने के लिए हमें 33 साल लग जाएंगे भारत में, अगर अभी की स्पीड से चलेंगे। सो दैट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन। सो मेल टू फीमेल जो रेशियो है, सेक्स रेशियो इन द पुलिस फोर्स इज़ बैड। अब देखिए, मैनी अ टाइम्स वेन एवर देर आर इशूज रिलेटेड टू पुलिस एक्शन एंड इफ पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस कर्मचारीज आर नॉट देयर, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि पुलिस कहीं भी जाने से डरती है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस वालों के खिलाफ ही केस हो जाते हैं। इससे बहुत सारे जो गैंग्स हैं उन्होंने ये फ़ायदा उठाते हुए क्या कर लिया है, अपना मॉडस ऑपरेंडी बना लिया है कि क्यों ना महिलाओं से ही अपराध किए जाएं। सो देर वॉज अ क्राइम सीरीज दिल्ली क्राइम्स 2, वहाँ पर देखने को मिला कि उसमें दिखाया भी गया कि जो क्राइम हो रहे हैं वो कौन कर रही हैं, महिलाएं भी गैंग लीडर बन के क्राइम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस के पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। साथ में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं व अन्य तरीके के कहीं प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ भी महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, परंतु पुलिस बैकफुट पे रहती है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए भारत में। और इम्प्रूविंग पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस के पास कैग के भी ऑडिट से ये पाया गया है कि वेपनरी तो शॉर्टेज है ही, ये मैंने आपको बता ही दिया। और ब्यूरो ऑफ पब्लिक रिसर्च और डेवलपमेंट कह रहा है कि 30% डेफिशिएंसी है व्हीकल्स में, तो है ही नहीं। भले ही आप देखते होंगे कि सिंघम मूवी में अजय देवगन जी बहुत तेज़ जा रहे हैं सिंघम में, और स्कॉर्पियो पे स्कॉर्पियो जा रही है, पर ज़्यादातर वो स्कॉर्पियो पुलिस थाने में नहीं है, वो कहाँ पर है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस पे या DSP पे है। ठीक है, बुलेरो देखने को मिलेंगी कई जगह, स्कॉर्पियो भी देखने को मिल जाएंगी। जो थाने लेवल पे, जो SHO लेवल पे गाड़ियां होती हैं, बहुत ही जिनकी दयनीय स्थिति होती है। अगर आप इसी प्रेजेंटेशन में जो मैं आपसे लेक्चर दे रहा हूँ, पहले के 10-15 मिनट में देखेंगे, जो उत्तर प्रदेश में पेट्रोलिंग वाली गाड़ी हम देख रहे थे वो जीप है, और वो 1990s के मॉडल की है, अर्ली 2000 मॉडल की है। ठीक है, जो कमांडर या कमांडो महिंद्रा की गाड़ी आती थी। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें बहुत देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बात और बता दूं, जो हाउसिंग फैसिलिटी है बहुत ख़राब है, पुलिस में एडिक्वेट नहीं है। साथ में जो पुलिस स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही ख़राब है, वो भी सही नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है पुलिस में, ये तो आपको पता ही होगा, बाय न्यूज़पेपर्स, बाय movies, also by discussions, seeing the whatever we see into the news on TV also, we know that there is lot of interference that is being done by the political class into working of the police। जैसे मैंने ग्राउंड पे काम करके क्या देखा, तो आप, मेरा अपना अनुभव है, बशर्ते मैं पुलिस में नहीं था, प्रशासन में था, पर पुलिस के साथ जो होता था वो हमारे साथ भी होता था।
ठीक है, तो वहाँ पर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं, उससे ही पहले लोकल रिप्रेजेंटेटिव का, MP MLA का या किसी उनके जानने वाले का फ़ोन आ जाएगा। तो वो क्या करेंगे, या तो आपसे कहेंगे कि ना करिएगा, इसको देख लीजिएगा। तो वहाँ ऐसा इंटरफेरेंस, आपने गिरफ्तार कर लिया है तो छुड़वाने के लिए दबाव, इन पे धाराएं कम लगाइए, धाराएं हटा दीजिए, दूसरे पक्ष पे धाराएं बढ़ा दीजिए FIR में। ये डेली का प्रोसेस है। अगर आप नहीं मानेंगे, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपके खिलाफ शिकायतें हो जाएंगी। एंड दिस हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय ऑल द मेजर पुलिस कमीशंस दैट वी हैव, चाहे जूलियन रिबेरो कमीशन हो, या फिर आपका NPC हो, या फिर प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हो, जितना भी ऐसा आपको धर्मवीरा कमीशन की हम बात कर ही चुके हैं। जो भी ऐसा बॉडीज़ बनी हैं, कमीशन बनी है, उन्होंने ये रिपोर्ट करी है कि पुलिस के ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा दबाव है। जितनी भी राइट्स होते हैं, जैसे मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर जो रिपोर्ट आई उसमें यही आया कि पुलिस में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, पुलिस के काम में नहीं होना चाहिए। खैर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। मिनिस्टर्स हैज़ द पावर टू सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल द पुलिस। वो उसको क्या करते हैं, अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए, पर वो हैपहज़र्डली ट्रांसफ़र कर देना या पर्सनल वेंडेटा दिखाना, वेंजियंस दिखाना, ये बहुत ही कॉमन बात है पुलिस के साथ, ये रोज होता है। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने कहा है दिस पावर हैज़ बीन मिसयूज्ड, ARC का ये एक मानना है, एंड मिनिस्टर्स हैव यूज्ड पुलिस फोर्सेज एज पर्सनल एंड पॉलिटिकल रीजन। तो एक तो है पुलिस को सही काम ना करने देना, और पुलिस को पर्सनल अपने कार्यों के लिए और पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए, या फिर जो विपक्ष है उसको शांत कराने के लिए भी यूज़ करा जाना, ये भी अपने आप में क्या है, एक दिक्कत भरा हमें ट्रेंड देखने को मिलता है। कुछ हमने बात करी यहाँ पर जो पुलिस से रिलेटेड प्रॉब्लम एरियाज हैं भारत में। तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर है, जो कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट के अंदर जो स्टेट और नेशनल एजेंसीज रोल इन पुलिसिंग या मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर के बारे में। सो आपने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल स्टेट पुलिस महकमे के बारे में देखा, हायरार्की देखी, उनके चैलेंजेस देखे, न्यू चेंजेस जो हो रहे हैं वो देखे, राइट। तो इसी के साथ हम इसको अंत करते हैं और इसी सीरीज़ को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। फॉर दैट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।